आप मनुष्य, हाँ, मनुष्य में वर्ग विहीनता जन्म से ही द्रष्टव्य है। ये पहले ही इसी पिछले अध्याय में भी बोला गया। तो पिछले अध्याय में ये बोला कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से वर्ग विहीन है, समुदाय विहीन है, संप्रदाय विहीन है ना। यहाँ पर फिर से उसकी बात कर रहे हैं कि मनुष्य में वर्ग विहीनता जन्म से ही द्रष्टव्य है। जन्म के अनंतर वर्ग जाति मत संप्रदाय का आरोपण होता है। जैसे ही जन्म मिलता है उसके साथ ही जो परिवार जिस वर्ग जाति मत संप्रदाय का रहता है तो उसका आरोपण हो जाता है, उसको सिखा देते हैं लोग। शुद्धतः प्रत्येक संतान केवल मनुष्य संतान है। इसमें मनुष्य से इसमें मनुष्य से अतिरिक्त जाति मत संप्रदाय वर्ग बोध को उनके माता पिता परिवार तथा प्रतिबद्ध समूह स्थापित करते हैं, जो एक पारंपरिक प्रक्रिया है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य से अतिरिक्त जाति मत संप्रदाय वर्ग बोध को उनके माता पिता परिवार तथा प्रतिबद्ध समूह प्रस्थापित करते हैं, जो एक पारंपरिक प्रक्रिया है। वह वर्ग सीमा से अधिक नहीं है। शैशव अवस्था से ही तदाकार वृत्ति होती है। शैशव अवस्था से ही तदाकार वृत्ति होती है। इसी से वो अपने माता पिता को अपना मान लेता है, परिवार को अपना मान लेता है, और फिर जिन धर्म जाति मत पंथ आदि वर्ग का जो आरोपण होता है उसको उससे तदाकार हो जाता है। फलस्वरूप विभिन्न जाति मत संप्रदाय धर्म वर्ग को स्वीकारता है। फलतः उसी सीमा में स्व अस्तित्व पर विश्वास करता है। तो उसी सीमा में यानी जो मत संप्रदाय धर्म जाति आदि की जो सीमाएं हैं, उसी सीमा में अपने स्वयं के अस्तित्व पर विश्वास करता है। यह विश्वास उसको उस वर्ग के सीमावर्ती कार्यकलाप आचरण व्यवहार में प्रवृत्त होने के लिए बाध्य करता है। तो ये जो उसकी स्वीकृति है जाति मत संप्रदाय धर्म आदि के बारे में, जो स्वीकृति है, वही स्वीकृति के आधार पर स्व अस्तित्व पर विश्वास करता है, और यह विश्वास उसको उस वर्ग के सीमावर्ती कार्यकलाप आचरण व्यवहार में प्रवृत्त होने के लिए बाध्य करता है। यह बाध्यताएं तब तक रहेंगी जब तक किसी विशेष घटनावश उसमें विशिष्ट परिवर्तन ना आ जाए। विशिष्ट विशिष्टता का तात्पर्य मानवीयता एवं अति मानवीयतापूर्ण जीवन में स्थिति को पा लेने से है। फिर वो कह रहे हैं कि जब तक मानवीयता और अति मानवीयतापूर्ण जीवन में स्थिति प्राप्त नहीं होती है तब तक ये बना रहता है। ऐसा व्यक्ति जिस परंपरा से उद्गमित हुआ रहता है उसी परंपरा में उसकी विशिष्टताएं एवं शिष्टता का समावेश करने के लिए प्रयास करता है। पहले से ही वह परंपरा किसी सीमा में सीमित रहने के कारण अनुभव मूलक तत्वों का समावेश करने में असमर्थ होकर उस व्यक्ति या व्यक्तित्व को एक आदर्श के रूप में वह परंपरावादी जनजाति स्वीकारता है। तो ये कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिस परंपरा में उद्गमित हुआ रहता है उसी परंपरा में अपनी विशिष्टता एवं विशिष्टता का समावेश करने के लिए प्रयास करता है। पहले से ही वह परंपरा किसी सीमा से सीमित रहने के कारण अनुभव मूलक तत्वों का समावेश करने में असमर्थ होकर उस व्यक्ति या व्यक्तित्व को एक आदर्श के रूप में वह परंपरावादी जनजाति स्वीकारती है। फलतः वह आदर्श एक स्मारक के रूप में परिणत हो जाता है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ग विहीनता संप्रदाय को वहन करने के लिए मानवीयता के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। कोई भी उपाय संपन्न परंपरा समर्थ नहीं हुआ है। इसका साक्ष्य केवल वर्ग संघर्ष एवं युद्ध ही है। फिर आगे लिखा है कि जो जिस मूल्य को अवधारण करता है उसी के अनुरूप उसमें स्वभाव का अवतरण होता है।
स्वभाव सिद्धि के लिए ही अवधारणाओं की स्वीकृति होती है। इसी प्रक्रियावश मनुष्य जिस मूल्य को स्वीकार कर लेता है, उसी मूल्य में से के लिए प्रस्तुत होता है। उन्हीं मूल्यों की अनुकूल सीमा तक अपनत्व को स्थापित करता है। उसी को सर्वस्व एवं सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। यही वर्ग प्रतिष्ठा है। ऐसी सविरोधी वर्ग प्रतिष्ठाएं संघर्ष के लिए उत्प्रेरित होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्वविवेक से मानवीयतापूर्ण होना संभव नहीं हुआ है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति में कोई वर्ग प्रतिष्ठा नहीं रहती है। वर्ग सीमा में सीमित होने के अनंतर स्वविवेक में सीमित होना पाया जाता है। तो इसमें फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं। जो जिस मूल्य को अवधारण करता है, उसी के अनुरूप उसमें स्वभाव का अवतरण होता है। तो जो जिस मूल्य को, यानी विशेष रूप से बात हो रही है कि यदि जो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ आदि की उसको अवधारण करता है, तो उसी के अनुरूप उसमें स्वभाव का अवतरण होता है। स्वभाव सिद्धि के लिए अवधारणाओं की स्वीकृति होती है। तो जो जो भी स्वभाव उसमें बनता है, उसके लिए अवधारणाओं की स्वीकृति होती है। इसी प्रक्रिया बस मनुष्य जिस मूल्य को स्वीकारता है, उसी मूल्यों में से प्रस्तुत होता है, में से के लिए प्रस्तुत होता है। उन्हीं मूल्यों की अनुकूल सीमा तक अपनत्व का विस्तार होता है। यानी उस जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, देश, है ना, जिसको हम लोग आज स्टेट, नेशन आदि बोलते हैं, या किसी विचारधारा की सीमा तक, जैसे कोई कम्युनिस्ट है, कोई डेमोक्रेट है आदि, इस तरीके से। तो उस रूप में उस सीमा तक इसी प्रक्रियावश मनुष्य जिन मूल्यों को स्वीकार कर लेता, उन्हीं मूल्यों में से के लिए प्रस्तुत होता है। उन्हीं मूल्यों की अनुकूल सीमा तक अपनत्व को स्थापित करता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत के जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो कम्युनिस्ट विचारधारा की सीमा तक अपनत्व को पहचानते हैं, इसलिए उनको चाइना के साथ अपनत्व लगता है या रशिया के साथ अपनत्व लगता है। ऐसे ही जो हिंदूवादी है, उनको हिंदुत्व की सीमा तक लगता है। जो इस्लाम के लोग हैं, उनको इस्लाम की सीमा तक लगता है। जिनमें राष्ट्रीयता होती है, उनको राष्ट्र की सीमा तक लगता है। फिर जो जातीय हैं, उनको अपनी जाति की सीमा तक अपनत्व जो है वो स्थापित करता है। उसी को सर्वस्व व श्रेष्ठ भी मान लेता है। यही वर्ग प्रतिष्ठा है। फिर कह रहे हैं कि ऐसी सविरोधी वर्ग प्रतिष्ठाएं, कई बार ये विरोधी वर्ग प्रतिष्ठाएं जो हैं स्थापित होता है। जैसे मान लीजिए हिंदू और मुसलमान, तो ऐसी जो सविरोधी वर्ग प्रतिष्ठाएं संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वविवेक से मानवीयता पूर्ण होना संभव नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति है जिसने इसको स्वीकार कर लिया है, तो उसमें स्वविवेक से मानवीयता पूर्ण होना संभव नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति में कोई वर्ग प्रतिष्ठा नहीं रहती है। वर्ग सीमा में सीमित होने के अनंतर स्वविवेक में सीमित होना पाया जाता है। यदि उसमें वर्ग सीमा स्थापित या प्रतिष्ठित नहीं हुई है, उस बीच में यदि वो चाहे तो उसमें स्वविवेक में सीमित हो सकता है। ये लिखा है कि इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जागृत परंपरा शिक्षा का सुलभ होना आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि इससे ही ये निष्कर्ष निकलता है कि जन्म से ही यदि उसको, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा सुलभ हो जाती है, जिसको मानवीय शिक्षा कह रहे हैं, तभी अखंड समाज या अखंड सामाजिकता से अस्तित्व सिद्ध होती है। क्योंकि यदि जन्म से नहीं मिली और इन सब के बीच में उसके अपनत्व का विस्तार हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उन सब मान्यताओं से निकलना, है ना। वर्ग जो यहाँ चेतना। हाँ जी। के बीच में जो एक वाक्य है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वविवेक से मानवीयता पूर्ण होना संभव नहीं हुआ है। ये स्वविवेक से मानवीयता पूर्ण होना संभव नहीं हुआ है, तो फिर कैसे हुआ? उसी को फिर नीचे लिखा ना उन्होंने, आगे भी लिखा है कि
वर्ग सीमा में सीमित होने के अनंतर स्वविवेक में सीमित होना पाया जाता है। जब तक वो वर्ग भावना में सीमित नहीं हुआ है ना, तब तक उसमें स्वविवेक होता है, लेकिन स्वविवेक से मानवीयता नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वातावरण जो है उसके अनुकूल नहीं है, शिक्षा उसके अनुकूल नहीं है, व्यवस्था उसके अनुकूल नहीं है। स्वविवेक मतलब सीमित अर्थ में कहा गया है यहाँ पे। हाँ, सीमित अर्थ में स्वविवेक मतलब जब वो किसी वर्ग मान्यता में नहीं गया है, क्योंकि जन्म से तो होता नहीं है उसमें, जन्म से धर्म जाति संप्रदाय आदि होता नहीं, इसीलिए लिखा है ना कि मनुष्य शुद्धतः मनुष्य ही होता है ना, मानव होता है, अब मानव संतान होता है। सभी अपन ने पढ़ा था ना, है ना। ये जो दूसरी लाइन है नहीं, पहली लाइन के बाहर दूसरा सेंटेंस है ना, शुद्धतः प्रत्येक संतान केवल मनुष्य संतान है, ये रहता है। और उसके बाद उसमें जब वर्ग चेतना आती है, उस बीच में स्वाविवेक रहता है, लेकिन क्योंकि वातावरण वैसा रहता है, इसलिए वातावरण के द्वारा उसमें वो आरोपण की क्रिया हो जाती है, और उसमें स्वविवेक जो है वो तदाकारता के रूप में रहता है, इसलिए वो उस आरोपण के साथ तदाकार हो जाता है। उसी से उसमें जो है वर्ग जाति धर्म संप्रदाय आदि की मान्यता आ जाती है, और उसी मान्यता बस जो है फिर उसका आचरण रहता है। तो उस सीमा में जो भी मूल्य रहते हैं, उन्हीं मूल्यों में से के लिए उसके पूरे स्वभाव का आचरण का, है ना, प्रकटन होता है। फिर इसमें बीच में ये भी कहा कि यदि ऐसी सविरोधी वर्ग प्रतिष्ठाएं हो जाती हैं तो उनमें संघर्ष होता है। ठीक है। जी भैया, जब तदाकारिता जो है वो शैशवावस्था से ही है, तो जो मूल्यों का परिचय होने के बाद फिर वो तदाकार वृत्ति मूल्यों से तदाकार होती है, ऐसा बाद में संभव है? हाँ, वो जो मूल्य जो परिवार के मूल्य होते हैं ना, जो धर्म जाति संप्रदाय के मूल्य होते हैं, उसकी बात है, मानवीय मूल्यों की बात नहीं करते, क्योंकि मानवीय मूल्य है नहीं ना, शिक्षा के द्वारा ही तो मानवीय मूल्य आएंगे। तो अभी जैसे हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं दर्शन की, तो इसमें तदाकारिता की प्रक्रिया अभी जारी है, ऐसा कह सकते हैं, या पक गई है मान्यता अब इसीलिए दुनिया हमको की? श्रम लग रहा है, हमको जो श्रम लग रहा है उसका मूल कारण ये है कि जो पहले से बैठा हुआ है ना, उसको हटाना है ना। और वो इतनी आसानी से नहीं हटता जब तक तर्क सम्मत बातें हमारे सामने नहीं आती, क्योंकि हमको जो कुछ हमारे अंदर आरोपण है ना, उसी आरोपण के संदर्भ में देखने का अभ्यास रहता है। तो जैसे जीवन विद्या को के संपर्क में जब भी आए होंगे, तो जो भी हमारे परिवार धर्म जाति मत राष्ट्रीयता की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं की रोशनी में इसको देखने का प्रयास करें। फिर वो मान्यताएं धीरे धीरे तर्क सम्मत विधि से वो मान्यताएं जो है टूटती हैं, लेकिन जागृति थोड़ी आती, तदाकारता भी नहीं आती, है ना। लेकिन जो पिछला है वो वॉश आउट होता रहता है, और जो मानवीयतापूर्ण है वो स्वीकार नहीं होता है, वो आचरण में आता नहीं है। जब ये पूरा हट जाता है, यानी हम तर्क सम्मत हो जाते हैं, तब धीरे धीरे इसमें स्वीकारता बढ़ती जाती ठीक है भैया। है। जी बढ़िया ना भैया। हाँ, तो जो जिसको उन्होंने कहा ना कि जो अनुचितता की जो अस्वीकृति है, तो जो अनुचित है उसकी अस्वीकृति हो जाती है। औचित्यता की स्वीकृति का पता ही नहीं, औचित्य क्या है हमको पता नहीं है। तो पहले क्या होता, यही होता, अनुचितता की अस्वीकृति होती है, क्योंकि हमने जो अनुचित है उसको स्वीकारा हुआ है ना। ये लिखा ना, जी अनुचित जी। की स्वीकृति, है ना, उसको स्वीकारा हुआ है। तो अभी उससे अग्रिम यात्रा क्या होगी, तो अनुचित की अस्वीकृति होगी, है ना। फिर इसके बाद है औचित्यता के प्रति स्वीकृति होगी, ये क्रम से क्रम है इसका, है ना। और बीच में एक है कि औचित्यता की अस्वीकृति भी रहती है, लेकिन उसमें जिज्ञासा बनी रहती है। और एक है अनौचित्यता की
स्वीकार, अनुचितता को स्वीकार करना। तो वही ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, है ना। हम अपने में ही देख सकते हैं कि हम लोग जिस भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ आदि में रहते हैं, तो वहाँ की जो भी मूल होते हैं, जो मेरी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ भैया, मेरी आवाज तो आ रही है, बता रहे हैं। योगेश भैया आ रही है सुनील भाई? योगेश भैया को नहीं आ रही होगी, इसलिए वो कह रहे। योगेश भाई फिर एक बार आप रिकनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा उनको मैसेज करिए योगेश भाई। आप सभी लोगों को तो आ रही है ना? जी भैया, मुझे हाँ भैया आ रही है सब। योगेश भैया आप सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ, आपकी तो आवाज सुनाई दे रही है योगेश भाई। उनको मैसेज कर दीजिए, वो रिकनेक्ट कर लें ना। हाँ भैया जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। योगेश भाई को बोल दीजिए रिकनेक्ट कर लें, रीलॉगिंग कर लें। ये रिंग भी कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ये पैरा स्पष्ट हो गया ना, फिर आगे बढ़े। जी भैया। तो मैंने वो प्रोसेस बता रहा था मैं कि हम लोग जिस भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ में रहते हैं, तो उसकी जो मान्यताएं होती हैं, उसकी जो संस्कृति होती है, उसमें जो सभ्यता होती है, ऐसा तो नहीं है सभ्यता होती ही नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रहती है, कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन वो समुदाय सीमा में होती है, समुदाय सीमा तक ही होती है, क्योंकि अपनत्व का विस्तार वहां तक होता है, यानी संबंध का पहचान की सीमा वहां तक है, मानवता तक संबंध का पहचान होता नहीं। इसीलिए पहले तो तर्कपूर्ण विधि से, है ना, उसकी अनुचितता स्पष्ट होती है, ये औचित नहीं है, आवश्यक नहीं है ना। इस तरीके से तो हम लोग जो है अनुचितता के प्रति अस्वीकृत होते, है ना, ये इस जगह पर आते हैं। इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसमें कई बार 5-10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग सकती है, जिसकी जितनी निष्ठा है उसके आधार पे, है ना। और साथ साथ औचित्यता के प्रति स्वीकृति भी बढ़ने लगती है ना। जैसे मानवीयता जो है, उसकी औचित्यता है, उसकी धीरे धीरे स्वीकृति, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है। तो औचित्यता की स्वीकृति और अनुचितता की अस्वीकृति, है ना। इस प्रोसेस में ही, जिसको अपन कहें कि जो चित्त शुद्धि होती है ना, और मान्यताओं से निकल के अपन विश्वास की ओर बढ़ते हैं, इस तरीके से। आ गए योगेश भाई वापस? योगेश भाई आ रही आवाज? अब भैया अब आ रही है, बीच में एकदम चली गई आवाज। तो जब भी ऐसा हो जाए ना, तो रीलॉगिंग कर लिया करो इमीडिएटली। हाँ, मुझे भी वैसा ही लगा। हाँ मैंने हाँ, जो है देखा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप जो है बोलते हैं वो नहीं आता है। हाँ, बाहर तो निकल मैं कर जाते हैं। लेता हूँ, फिर मैं हाँ, उसको रीलॉगिंग कर मैं लेता सोचा हूँ कि जब मुझे शायद जो लगता है है वैसा कोई की नहीं। आवाज। अगर किसी की भी आवाज नहीं आए ना, तो समझ लेने का हमको ही सुनाई नहीं दे रहा है, तो रीलॉगिन कर लेने। नहीं, कई बार क्या होता है सुनील भाई कि पाठक भैया भी जो है ना, अचानक जो है वो बाहर निकल जाते हैं, तो आधी मिनट 1 मिनट तक उनकी आवाज भी नहीं आती है। तो मैं सोचा शायद ऐसा हुआ है। जी जी, तब हम बोलते हैं ना कि भैया लॉग आउट हुए, ऐसा। हाँ, नहीं मतलब वो भी आधी पौनी मिनट तो जो है वैसे चुपकी दी रहती है, उसके बाद फिर पता चलता है। हाँ, वो तो मैं किसी को सोचा, शंका नहीं रहती ना, इसलिए वेट कर रहे थे, इसलिए। हाँ बस तो उसी तरह मैंने ये भी शायद 2-3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को लग रहा है ना। क्या भैया, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये आवाज नहीं आने की 2-3 दिन से आ रही है, मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था। अभी लोड ले इतनी भी नहीं आ रही है, कभी कभार आप में अनौचित्यता के प्रति प्रतिकारात्मक आवेश का होना पाया जाता है। हाँ हाँ, वो लिखा ही है ना ऊपर। यही अस्वीकृति का स्वरूप हुआ ना, प्रतिकारात्मक आवेश। हाँ, औचित्यता के संदर्भ में अनौचित्यता के प्रति प्रतिकारात्मक आवेश पाया जाता है।
आवेश का मंत्र है, तो यही मतलब अस्वीकृति का स्वरूप हुआ। हाँ, और फिर औचित्यता एवं अनौचित्यता मानवीयता पूर्वक नियम त्रय के रूप में निर्धारित हुई। तो बौद्धिक बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, सामाजिक नियम प्राकृतिक और नियम, प्राकृतिक है ना। और ये फिर नियम जो है सार्वभौमिकता के रूप में रहते हैं, वो किसी सीमा में सिद्ध ही नहीं होते हैं ना। तो इसीलिए लिखा कि पूर्णता जो है वो किसी सीमा में नहीं आती है ना, पूर्णता केवल जो है मानव में से के लिए ही होती है। ठीक है, फिर अंतिम पैरा पढ़ते हैं इसका, है ना। वर्ग चेतना को मानवीय चेतना में परिवर्तित करना मानव कुल के लिए वांछित घटना है एवं अभीष्ट भी है। प्रत्येक स्थिति में मानव संस्कृति एवं सभ्यता की एकात्मकता ही इसका एकमात्र व्यवहारिक रूप है। इसे समृद्ध बनाने योग्य शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति की स्थापना ही मूल प्रक्रिया है। वर्ग चेतना को मानवीय चेतना में परिवर्तित करना मानव कुल के लिए वांछित घटना है और यही अभीष्ट भी है। फिर लिख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में मानव संस्कृति एवं सभ्यता की एकात्मकता ही इसका एकमात्र व्यवहारिक रूप है। इसे समृद्ध बनाने योग्य शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति की स्थापना ही मूल प्रक्रिया है। यानी जो ये मानव चेतना का विकास या मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद जो है, यदि शिक्षा के माध्यम से मानव परंपरा में स्थापित होता है तभी ये सहज हो सकता है, तभी संस्कृति सभ्यता की एकात्मकता जो है स्थापित हो सकती है। इसलिए शिक्षा में ले जाना पड़ेगा ये जो पूरा है ना, इसे समृद्ध बनाने योग्य शिक्षा और फिर धीरे धीरे व्यवस्था पद्धति की स्थापना ही मूल प्रक्रिया है। इसकी समानता है सभी व्यवस्थाएं संस्थाओं में अर्थात राजनीतिक धर्म नैतिक में समान रूप से हो जाना ही अभ्युदय है। और जब ये सभी संस्थाओं में यानी राजनीतिक धर्म नैतिक में समान रूप से हो जाना ही अभ्युदय है, यही व्यवहारिक समाधान का प्रमाण है। अनेक धर्म के स्थान पर मानव धर्म का, अनेक जाति के स्थान पर मानव जाति का, अनेक राष्ट्र के स्थान पर अखंड समाज और भूमि का, और रहस्यात्मक ईश्वर के स्थान पर व्यापक सत्ता रूपी ईश्वर का पूर्णतया बोध कराने वाली पद्धति से वर्ग चेतना मानवीय चेतना में परिणित होती है। तो जो हमारी जो मान्यताओं की शिफ्टिंग है वो किस तरीके से होगी कि जो अभी बहुत सारे धर्म हैं उसमें हमारा भी धर्म है कि हम लोग अपने को हिंदू मुसलमान ईसाई आदि मानते हैं ना कोई किसी धर्म में मानता है। तो अनेक धर्म के स्थान पे मानव धर्म है और किसी ना किसी जाति में ही है मानव जाति, तो अनेक जाति के स्थान पे मानव जाति एक है और अनेक राष्ट्र के स्थान पर बहुत सारे राष्ट्र हैं, तो अखंड समाज और भूमि की अखंडता के रूप में, है ना। और रहस्यात्मक अनेक ईश्वर के स्थान पर हम लोग अभी कोई ना कोई किसी ना किसी ईश्वर देवता को माने ही रहता है, तो उसके स्थान पर व्यापक सत्ता रूपी ईश्वर का पूर्णतया बोध कराने वाली पद्धति से वर्ग चेतना मानवीय चेतना में परिणित होती है। तो ये सब शिक्षा से ही हो सकता है। यही, और ये होने से क्या होगा तो कह रहे यही व्यक्ति के जीवन में सार्वभौमिक आचरण, परिवार की सीमा में सहयोग, समाज की सीमा में प्रोत्साहन, राष्ट्र की सीमा में संरक्षण संवर्धन और अंतर्राष्ट्र की सीमा में अनुकूल परिस्थितियां हैं। यही सर्वमंगल कार्यक्रम है, यही समृद्धि एवं समाधान है। ठीक है, ये तो स्पष्ट ही है जी। समाज में प्रोत्साहन से का उदाहरण थोड़ा देंगे भैया? ये जो जिसको हम लोग व्यवस्था में भागीदारी कह रहे हैं, और जो समाज है वो अच्छी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है, यानी जिसको प्रतिभा का सम्मान कह रहे हैं, जिसको श्रेष्ठता का सम्मान कह रहे हैं, उस रूप में प्रोत्साहन है। जो पुरस्कार और पारितोष के रूप में भी हो सकता है ना।
ठीक हो गया, स्पष्ट हो गया। इस अध्याय में स्पष्टता आ गई ना जी भैया, मुझे कि अभी कुछ और लग रहा है? ठीक है भैया। ठीक है, योगेश भाई कुछ बोलना है? अजीत जी, योगेश भाई, हाँ भैया। स्पष्ट हो हेलो। गया ना ये पैरा? बिल्कुल भैया। हाँ अजीत भाई, अजीत जी, हाँ स्पष्ट है। स्पष्ट है? स्पष्ट है भैया। ठीक है, सुशील भाई, ठीक है। ठीक है। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ना। हाँ भैया। तो अगला अध्याय है मानव में अखंडता के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। मानव में अखंडता के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है, क्योंकि मानवीयता के बिना, उससे पहले हम लोग कहीं ना कहीं धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ आदि सीमाओं में रहते हैं ना। उससे तो अखंडता होती नहीं, ना अखंडता आ सकती है ना। तो मानवीयता ही एकमात्र शरण है स्थली। मानवीयता ही मानव समाज की धर्मीयता है। यदि मानव समाज का धर्म माने तो वो मानवीयता है। धर्मीयता भी इकाई नहीं है। रूप गुण स्वभाव ही धर्मीयता में आश्रित है। यह प्रत्येक अवस्था में द्रष्टव्य है। पदार्थावस्था में रूपवत्ता पूर्वक अस्तित्व धर्मीयता है। प्राणावस्था में रूप गुणवत्ता पूर्वक पुष्टि धर्मीयता है। जीवावस्था में रूप गुण स्वभाव वत्ता सहित जीने की आशा धर्मीयता है। और ज्ञानावस्था में रूप गुण स्वभाव धर्म की सुख धर्मीयता प्रसिद्ध है। मानव जीवन का आद्यांत मूल्य ही धर्म है। मानव जीवन का आद्यांत मूल्य ही धर्म है, जो सुखी है ना। फिर लिखा है कि यह अनुभव क्षमता है। अनुभव केवल मूल्यों में से के लिए ही होता है। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता के आधार पर ही अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा का निर्णय होता है। यही पोषण, शोषण, न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित, सार्थक, असार्थक, सफलता, असफलता का निर्णय करने की क्षमता है। अनुभव का मूल आधार मानवीय मूल्य ही है। मानवीय मूल्य ही स्थापित एवं शिष्ट मूल्य है, जिसमें ही वस्तु मूल्य का समर्पित होना पाया जाता है। यही सफलता, न्याय एवं अखंडता का एकमात्र आधार है। तो पहले ये कहा गया कि मानवीयता ही मानव समाज की धर्मीयता है। धर्मीयता विहीन इकाई नहीं है। रूप गुण स्वभाव धर्मीयता में आश्रित हैं। यह प्रत्येक अवस्था में द्रष्टव्य है। फिर कहा कि पदार्थावस्था में रूपवत्ता पूर्वक अस्तित्व धर्मीयता है। प्राणावस्था में रूप गुण वत्ता पूर्वक पुष्टि धर्मीयता है। जीवावस्था में रूप गुण स्वभाव वत्ता सहित धर्म के रूप में आशा धर्मीयता, जीने की आशा के रूप में धर्मीयता है। और ज्ञानावस्था में रूप गुण स्वभाव धर्मवत्ता ही जो सुख धर्मीयता प्रसिद्ध है। फिर लिखा है कि मानव जीवन का आद्यांत मूल्य ही धर्म है। यही अनुभव क्षमता है। अनुभव केवल मूल्यों में से के लिए होता है। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता के आधार पर अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा का निर्णय होता है। यही पोषण, शोषण, न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित, सार्थक, असार्थक, सफलता, असफलता का निर्णय करने की क्षमता है। भैया, अनुभव का मूल आधार मानवीय मूल्य ही है, तो क्या मूल्य को सत्ता कह सकते हैं? हाँ, मूल्यों की ही सत्ता है ना। स्थापित मूल्य ही तो सत्ता है। तो दो मानवेतर इकाइयों के बीच में मूल्य का होना पाया जाता है। हाँ जी, विश्वास का होना पाया जाता है।
दो मानवेतर इकाइयों में। दो मानवीयतर इकाइयों की बात नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ मानव की नहीं बात है चल रही। हाँ। जी, अभी मानव की बात चल रही है, लेकिन जिज्ञासा में आई कि मानव को एक क्षण के लिए हटा लें और दो मानवेतर इकाइयों के बीच में क्या आपस मूल्य जैसा तो कुछ दिखेगा नहीं। उनमें स्वभाववत्ता रहती है ना, स्वभाव से नियंत्रित रहते हैं। जी। मूल्य, क्योंकि मूल्य की पहचान तो केवल मानव करेगा, मानवेतर इकाइयों में इसमें वो लिखा है क्षमता ना, नहीं। जीवावस्था में रूप गुण स्वभाव वत्ता, जो वत्ता जी शब्द है ना, जी जी उसी वही मूल्य है उस अवस्था का। जी जी तो जैसे प्राणावस्था में गुणवत्ता है, जी उसी के आधार पे प्राणावस्था की इकाइयों का पहचान। पदार्थावस्था की जो विभिन्न इकाई है वो रूप के भेद के आधार पे, जो उनका आकार आयतन घनता है ना, उसका जो भेद होता है उसके आधार पे और उनका अस्तित्व में बना रहना, इसके आधार पे वो पदार्थावस्था स्पष्ट होती है ना। मानव जो है वो सुख के रूप में है। मानव में जो धर्मवत्ता, यानी सुख विहीन मानव नहीं हो सकता है ना। फिर कह रहे हैं कि मानव जीवन का आद्यांत मूल्य ही धर्म है और ये अनुभव क्षमता है। अनुभव केवल मूल्यों में से के लिए होता है, जिसको हम लोग जीवन मूल्य, मानव मूल्य और स्थापित मूल्य कह रहे हैं, उन्हीं में से होता है ना, उन्हीं में से के लिए होता है। मूल्यानुभूति उन्हीं में से के लिए अनुभव होता है ना। जी तो मूल्यानुभूति योग क्षमता के आधार पर, तो जब मूल्यानुभूति योग क्षमता स्थापित हो जाती है, उसी के आधार पे तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा का निर्णय होता है। और उसी के आधार पे फिर ये पोषण, किसको पोषण कहेंगे, किसको शोषण, किसको अन्याय, किसको न्याय, किसको उचित, किसको अनुचित, और सार्थक क्या है, असार्थक क्या है, सफलता असफलता क्या है, इसका निर्णय करने की क्षमता है, यही है ना। तो अनुभव का आधार मानवीय मूल्य ही है। मानवीय मूल्य मतलब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना। तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना का आचरण करने में स्थापित तो शिष्ट मूल्य अनुभूति होती है ना। फिर लिखा है कि जो मानवीय मूल्य है वो स्थापित और शिष्ट मूल्य के योगफल में ही है ना। तो देखेंगे तो मानवीय मूल्य ही स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य है। और फिर ये कह रहे हैं कि जिसमें कि वस्तु मूल्य का समर्पण होना पाया जाता, तो वस्तु मूल्य इन्हीं में समर्पित होते हैं। ये जिसको दूसरे अर्थों में कहें, समृद्धि जो है समाधान को सुलभ करने के अर्थ में, या समृद्धि जो है जिसको व्यवसाय आयाम कहते हैं, उसका मूल प्रयोजन जो है सामाजिकता का निर्वाह है। हम जो भी उत्पादन करते हैं वो सामाजिकता के अर्थ में होता है, और सामाजिकता जो है वो मानव मूल्यों का आचरण है। तो सामाजिकता मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित शिष्ट मूल्य और मानव मूल्यों के आचरण के रूप में रहती है। उसकी सुलभता के अर्थ में, जिसको वस्तु मूल्य यानी उत्पादन में जो समृद्धि प्राप्त होती है, वो उसमें नियोजित होती है सदुपयोगता विधि से। यही सफलता, न्याय एवं अखंडता का एकमात्र आधार है। तो भैया जो 30 मूल्य हैं, तो जो स्वभाववत्ता आपने कही, तो स्वभाववत्ता में कौन सा मूल्य दिखाई देता है दो मानवेतर इकाइयों के बीच में? मानवेतर इकाइयों में बताया ना, जो उनका स्वभाव है ना, जीवावस्था का जो स्वभाव है उससे नियंत्रित होता है। उनका उसमें क्रूर कहीं अक्रूर कोई मूल्य, जैसे 30 मूल्य में कोई मूल्य कहना चाहें तो दे पाएंगे क्या वहाँ? नहीं, वहाँ क्या मूल्य, मूल्यों का पहचान मानव में ही। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ संदीप भाई जी भैया, मूल्य को एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मूल्य मानी जो है ना, किसी भी इकाई की जो उपयोगिता है जी समग्र व्यवस्था में, जी, प्रयोजनीयता, वही उसका मूल्य है ना। तो हर इकाई जो है अपने स्वभाव के रूप में है ना, वो व्यवस्था में भागीदारी करती है जी। उनका स्वभाव ही जो है उनकी व्यवस्था में भागीदारी है, और वही उनका मूल्य है।
जी, तो मतलब मैं इतना ही मेरी शंका थी कि वो क्या 30 मूल्यों में से कोई नाम वहाँ हम दे सकते हैं कि नहीं? उस भागीदारी को नहीं नहीं नहीं, तो ठीक केवल है जो भैया। है ना, जैसे भैया ने बताया कि समृद्धि के अर्थ में जो भी है जी, उसको अपने वस्तु मूल्य, उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य के रूप में देख सकते हैं, लेकिन बाकी तो सभी जो है मानव से जुड़ा हुआ है। मानव मूल्य, जीवन मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता 28 मूल्य। मूल्य, जी, 30 में से 28 मूल्य मानव के साथ है, बाकी जो है 2 उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य, वस्तु मूल्य के साथ, वस्तु मूल्य के साथ है। तो जीवों मानवेतर में तो अवस्था में आहार निद्रा भय मैथुन होता है, वो तो उसी से विषय है नियंत्रण, भैया, उसी से नियंत्रित रहते हो। वो तो विषय है। हाँ, उन्हीं उन्हीं से तो उनका जो स्वभाव बनता है। जीवावस्था की बात कर रहे हैं आप? जीवावस्था की बात। हाँ, लेकिन वो क्रूर अक्रूर के रूप में जो है उनकी भागीदारी है हाँ। व्यवस्था में, है ना। फिर जो है ये प्राणावस्था की सारक मारक के रूप में भागीदारी है, और वही उनका मूल्य है। तो ये क्या उपयोगिता मूल्य ही कहेंगे इसको? नहीं नहीं, उपयोगिता मूल्य उसको नहीं कहेंगे, अच्छा, वो उनकी भागीदारी है, भागीदारी। व्यवस्था में भागीदारी। व्यवस्था में भागीदारी। और व्यवस्था में भागीदारी मतलब वैसे देखे तो वो ही उनकी जो है उनका मूल्य है। मूल्य मानी उनकी उपयोगिता, अस्तित्व में उनकी उपयोगिता क्या है। तो जिस अर्थ में जो है, जिस प्रयोजन से वो है ना, उस प्रयोजन से वो भागीदारी कर रहे हैं, वही उनका मूल्य है। लेकिन वो उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य नहीं कहेंगे, उनका स्वभाव है, उनकी भागीदारी है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ठीक है। फिर आगे है कि धर्म सफल जीवन को पाने के लिए मनुष्य का सुसंस्कार पूत होना अनिवार्य है। सुसंस्कार जो है गुणात्मक जागृति का द्योतक है। संस्कार विहीन मनुष्य नहीं है। पूर्णता के प्रति प्राप्त प्रयासोदय ही सुसंस्कार है। मानवीयता एवं अतिमानवीयता ही सुसंस्कारों की आद्यांत सीमा है। यही सुसंस्कार क्रिया एवं आचरण पूर्णता में परिणत होता है। यही गुणात्मक जागृति है। मानवीयतापूर्ण जीवन में ही आद्यांत क्रियाकलाप मंगलमय होता है, क्योंकि इस जीवन में अनिष्ट चिंतन संभव नहीं है। अनिष्ट चिंतन के लिए विरोध का होना आवश्यक है। वहां विरोध नहीं है, इसलिए अनिष्ट चिंतन नहीं है। फिर कह रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण सामाजिक जीवन में परस्परता में मनुष्य का निर्विषम होना सर्वप्रथम उपलब्धि है। यही स्वर्गीयता का प्रथम सोपान है, विश्वास का आधार है। वर्ग भावना या सीमा के बिना मनुष्य में विषमता का अनुभव करना संभव नहीं है। वर्गीयता सामाजिकता का लक्षण नहीं। ठीक है। जी भैया। धर्म सफल जीवन को पाने के लिए मनुष्य का सुसंस्कार पूत होना अनिवार्य है। सुसंस्कार गुणात्मक जागृति का द्योतक है। संस्कार विहीन मनुष्य नहीं है। पूर्णता के प्रति प्राप्त प्रयासोदय ही सुसंस्कार है। मानवीयता अति मानवीयता ही सुसंस्कारों का आद्यांत सीमा है। यही सुसंस्कार क्रिया एवं आचरण पूर्णता में परिणत होता है। यही गुणात्मक जागृति है। मानवीयता पूर्ण जीवन में ही आद्यांत क्रियाकलाप मंगलमय होता है, क्योंकि इस जीवन में अनिष्ट चिंतन संभव नहीं है। अनिष्ट चिंतन के लिए विरोध का होना आवश्यक है, जो मानवीयतापूर्ण जीवन में होता नहीं। मानवीयतापूर्ण सामाजिक जीवन में परस्परता में मनुष्य का निर्विषम होना सर्वप्रथम उपलब्धि है। यही स्वर्गीयता का प्रथम सोपान है, विश्वास का आधार है। वर्ग भावना या सीमा के बिना मनुष्य से विषमता का अनुभव करना संभव नहीं है। वर्गीयता सामाजिकता का लक्षण नहीं है। फिर आगे है मनुष्य के लिए हिरास पूर्वक सह अस्तित्व। मनुष्य के लिए हिरास पूर्वक सह अस्तित्व, भयपूर्वक मंगलमयता को पाना संभव नहीं हुआ है। अमानवीयता पूर्वक मानव में हिरास का प्रकाशन है।
अथवा अमानवीयता ही ह्रास का द्योतक है। इसीलिए सर्वशुभ मंगलमयता को पाना संभव नहीं हुआ। इसका निराकरण केवल जागृति का अनुसरण ही है। परंपरा एवं परस्परता ही संस्कार परिवर्तन का एक सशक्त कारण है। संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का ध्रुवी भैया की आवाज चली गई। मनुष्य के लिए हिरास पूर्वक सहस्त्र तो भय पूर्वक मंगलमयता को पाना संभव नहीं है। अमानवीयता पूर्वक मानव में हिरास का प्रकाशन है तथा अमानवीयता ही हिरास का द्योतक है। इसलिए सर्वशुभ मंगलमयता को पाना संभव नहीं है। इसका निराकरण केवल जागृति का अनुसरण ही है। परंपरा एवं परस्परता ही संस्कार परिवर्तन का एक सशक्त कारण है। संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का ध्रुवीकरण यानी स्थिर हो जाना ही मानवीयतापूर्ण जीवन में से के लिए ही है। पूर्णता में स्पष्ट अर्थात यथावत विचार व्यवहार परंपरा ही उत्थान का प्रत्यक्ष रूप है। गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रयोग, गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयोग अथवा प्रेरणा परंपरा ही संस्कारियता है। सार्थक विचार के मूल में संस्कार का होना पाया जाता है। विचार की मूल प्रेरणा संस्कार है। संस्कार ही इच्छा व संकल्प के मूल में रहता है। अवधारणा बुद्धि में होती है, यही संकल्प है। अवधारणा के पूर्व भास आभास प्रतीति होती है, जो क्रम से मनवृत्ति चित्त में होती है, आत्मा में अनुभव होता है, यही चैतन्य जीवन है। यह प्रत्यावर्तन क्षमता पर्यंत गुणात्मक जागृति के लिए बाध्य है। इसी बाध्यतावश मनुष्य क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को पाने के लिए चिरकाल से इच्छुक है। इसकी सफलता मानवीयता, अतिमानवीयता की सीमा में पाई जाती है। हाँ जी। एक बार मैं फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं। संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का ध्रुवीकरण मानवीयतापूर्ण जीवन में से के लिए ही है। पूर्णता में स्पष्ट अर्थात यथावत विचार व्यवहार परंपरा ही उत्थान का प्रत्यक्ष रूप है। गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रयोग अथवा प्रेरणा परंपरा ही संस्कारियता है। सार्थक विचार के मूल में संस्कार का होना पाया जाता है। विचार की मूल प्रेरणा संस्कार है। संस्कार ही इच्छा व संकल्प के मूल में रहता है। विचार ही मूल प्रेरणा संस्कार है। संस्कार ही इच्छा व संकल्प के मूल में रहता है। अवधारणा बुद्धि में होती है, यही संकल्प है। अवधारणा के पूर्व भास आभास प्रतीति होती है, जो क्रम से मनवृत्ति चित्त में होती है, आत्मा में अनुभव होता है, यही चैतन्य जीवन है। यह प्रत्यावर्तन क्षमता पर्यंत गुणात्मक जागृति के लिए बाध्य है। इसी बाध्यतावश प्रत्येक मनुष्य क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को पाने के लिए चिरकाल से इच्छुक है। इसकी सफलता मानवीयता एवं अति मानवीयता की सीमा में पाई जाती है। इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है? भैया हाँ भैया, इसमें ये गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रयोग, ये प्राप्त प्रयोग किसमें बोलेगा? मतलब जो भी प्रयोग
हो रहे हैं मानव जाति में। अच्छा। जैसे ये भी एक प्रयोग ही है। यहाँ पर प्रयोग को उत्पादन के अर्थ में नहीं लिया है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये भी एक प्रयोग है। हाँ जी, क्योंकि कई जगह पर प्रयोग को केवल उत्पादन के अर्थ में भी बताते हैं। लेकिन यदि कोई लोग उत्पादन में प्रयोग कर रहे हैं तो भी उसका भी मतलब वही है। मतलब अभी जो परंपरागत खेती हो रही है उसमें जो भी गड़बड़ियां हैं, उसमें यदि कोई उसकी गुणात्मक परिवर्तन के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार की संस्कारियता ही है। और जो इसके लिए हो रहे हैं, व्यवहार के लिए, अध्ययन के लिए, अभ्यास के लिए, अनुभव के लिए, मेरी ख्याल से तो ऐसे ही है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है भैया, इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि सार्थक विचार के मूल में संस्कार का होना जरूरी है, क्योंकि यदि संस्कार नहीं है तो विचार जो है ना वो भ्रमित प्रवृत्तियों के कारण से, भ्रमित प्रवृत्तियों के बस क्रियाशील रहेगा, जिसको भैया अपन कह रहे हैं कि जो ये जो हमने पिछले 91 पेज में पढ़ा नई किताब में, अवधारणा का स्थापन कार्य जागृत परिवार में जन्म से ही आरंभ होता है, जागृत मानव परंपरा में युवा अवस्था तक में दृढ़ हो जाता है। तो ये अवधारणा जो है शैशव व बाल्यावस्था में अवधारणाएं सुलभतः स्थापित होती है। तो यहाँ जो अवधारणा की बात की जा रही है कि भास आभास प्रतीति तक अवधारणा के पूर्व भास आभास प्रतीति होती है। तो जो जागृत मानव परंपरा में ये सारे स्टेप्स कवर कर लिए जाएंगे और मतलब शैशवावस्था में ही अवधारणा की स्थिति मिलेगी ऐसा। हाँ जी, उसमें क्या है कि वहां पे जो स्वीकृति है वो जल्दी है ना, क्योंकि आरोपण नहीं हुआ है जी और वातावरण भी नहीं है। जी जो वर्गीयता, जातीयता, ये जो भी है ना, जो भी वर्ग के जो जितने भी कारण हैं, वो सबका वातावरण है नहीं जागृत मानव परंपरा में। और उनका आरोपण परिवार करेगा नहीं, समाज करेगा नहीं, वातावरण है नहीं, इसलिए अवधारणा जल्दी स्थापित हो जाएगी। ठीक है भैया। शिक्षा में भी भ्रम नहीं है ना। शिक्षा जो है वो वर्तमान की है, शिक्षा सहअस्तित्व की है, और वातावरण भी सहअस्तित्व का है, और वर्तमान में जागृति है। तो उस स्थिति में अवधारणा को स्थापित करना कठिन काम नहीं है, तो आसान है। और फिर प्रवृत्ति भी जन्म से रहती है न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने की। तो अभी जो देरी लग रही है उसका मूल कारण है कि बहुत सारा लर्निंग हो गई है, जिसको डी लर्निंग करना पड़ेगा, या फिर ये बोलचाल की भाषा हो गई, या हम ये कहें हम बहुत सारी मान्यताओं में फंस गए, तो उन मान्यताओं से मुक्त होना पड़ेगा ऐसा। ठीक है ना। जी भैया। एक बात और भैया, मान्यताओं से मुक्ति ऐसे नहीं होती, मतलब हम कहें कि हम आज से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि वो जो मान्यताएं हैं उसके मूल में संस्कार होता है, मतलब वो मान्यताओं की स्वीकृति गहरी बैठी रहती है, और उन्हीं मान्यताओं के बस जो है विचार चलता है, और उसी विचार के कारण से आचरण हो जाता है। फिर वातावरण भी वैसे ही रहता है, परिस्थितियां भी वैसी रहती हैं, परिवारों में स्वीकृति भी वैसी रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा आसान काम नहीं होता है। और ये मान्यताओं से छुटकारा या प्रवृत्ति से छुटकारा, जैसे हम कहें हम भय छोड़ देते, आज से हम भय नहीं करेंगे, लेकिन हमको ये पता ही नहीं रहता है कितने प्रकार का भय हमारे अंदर स्वीकृत रहता है, जो संस्कार के रूप में रहता है या मान्यता के रूप में रहता है ना। तो कई बार परिस्थितियां जब पैदा होती हैं तब भय पैदा होता है, क्योंकि हमारे सामने वो परिस्थिति नहीं थी, इसलिए उससे हम भयभीत
उसका भय हमारे अंदर स्वीकृत हमको पता नहीं रहता है। कई बार उन परिस्थितियों में भय जो है हमारे अंदर आता है, तब हमको पता लगता है कि वो भय जो है हमसे छूटा नहीं। तो इसलिए ये अध्ययन अभ्यास पूर्वक धीरे धीरे ही होने वाली क्रिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ना। मैं संस्कृति कुछ के कहूँ भैया? अभाव। हाँ बोलिए। संदीप भाई का प्रश्न था ना, वो जो शैशव अवस्था में ही अवधारणा स्थापित हो जाती है। संदीप भाई? जी भैया। हाँ, तो जैसे पाठक भैया ने बताया ना कि जागृत परंपरा में जो वातावरण होता है, मानवकृत वातावरण, वो मानव संतान की जो मूल चाहत है, जी जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, सत्य वक्ता, जिज्ञासु, है ना, उसकी मूल चाहतों की थोड़ा सा पूर्ति हो पानी जाए, ज्यादा। है ना, उसी अर्थ में जो है पूरा वातावरण होता है। तो जी मतलब उसके जन्म से ही उसको जो है उसके अनुकूल वातावरण मिलता है, उसके मूल सब चाहत कुछ के उपलब्ध अनुरूप होता है वातावरण मिलता है। हाँ जी, वातावरण। हाँ वातावरण के रूप में सब कुछ उपलब्ध होता है पहले से। बिल्कुल, और उसी के अनुरूप होता है जो उसकी मूल चाहत है। तो क्या जी है कि फिर उसको जो है अवधारणा तक पहुंच जाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, मतलब कठिनाई नहीं पड़ती, है ना। अभी जो वातावरण है बिल्कुल हम मानव संतान की मूल चाहत के बिल्कुल विपरीत वातावरण है, इसलिए जो है इतना कठिन लग रहा है। बस इतनी ही बात कहनी। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के अभाव में संस्कार का उदय घटनाओं में से के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक घटना प्रेरणादायी है। मनुष्य में ही वातावरणस्थ क्रियाएं अर्थात घटनाओं का संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता प्रसिद्ध है। मनुष्य में ही वातावरणस्थ क्रियाएं अथवा घटनाओं की संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता प्रसिद्ध है। मनुष्य जड़ चैतन्य का संयुक्त साकार रूप है। उसमें से जड़ शरीर का जन्म और मृत्यु स्पष्ट है। चैतन्य पक्ष का अमरत्व स्थापित सत्य है। गठन पूर्णता के अनंतर प्रस्थापन विस्थापन संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। यही अमृत का प्रधान लक्षण है। मृत्यु घटना रासायनिक भौतिक परिवर्तन नहीं है। मृत्यु घटना भौतिक रासायनिक परिवर्तन ही है। गठन पूर्ण इकाई में उक्त दोनों प्रकार के परिवर्तन नहीं है। यही जीवन की प्रारंभिक स्थिति है। जीवन पूर्णता सजगता एवं सतर्कता में संपन्न होता है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। संस्कृति के अभाव में संस्कार का उदय घटनाओं में से के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक घटना प्रेरणादायी है। मनुष्य में ही वातावरणस्थ क्रियाओं अर्थात घटनाओं की संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता प्रसिद्ध है। मनुष्य जड़ चैतन्य का संयुक्त साकार रूप है। उसमें जड़ शरीर का जन्म और मृत्यु स्पष्ट है और चैतन्य पक्ष का अमृत स्थापित सत्य है। गठन पूर्णता के अनंतर प्रस्थापन विस्थापन संभावना समाप्त हो जाती है। यही अमृत का प्रधान लक्षण है। मृत्यु घटना रासायनिक भौतिक परिवर्तन ही है। गठन पूर्ण इकाई में उक्त दोनों प्रकार के परिवर्तन नहीं है। यही जीवन की प्रारंभिक स्थिति है। जीवन पूर्णता सजगता और सतर्कता में संपन्न होती है। आगे पढ़ते हैं। वातावरण से संस्कार में परिवर्तन योग्य जो प्रक्रियाएं होती हैं वे इकाई के साथ होने वाली घटनाओं पर निर्भर करती हैं। वातावरण से संस्कार में परिवर्तन योग्य जो प्रक्रियाएं होती हैं वे इकाई के साथ होने वाली घटनाओं पर निर्भर करती हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाएं गर्भ जन्म नामकरण शिक्षा दीक्षा विवाह एवं मृत्यु के रूप में द्रष्टव्य है। ये घटनाएं मनुष्य में संस्कारों का निर्माण करती हैं
अर्थात मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन को स्थापित करती हैं। प्रत्येक मनुष्य गर्भावस्था से संस्कारभूत होने के लिए बाध्य है। जीवन एवं जीवन गति में संस्कार ही प्रत्यक्ष होता हुआ देखा जाता है। जीवन परिस्कृति के लिए संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक एवं अनिवार्य है। गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक ही क्रियापूर्णता एवं आचरण पूर्णता सिद्ध होती है। सुसंस्कार परिचय इसी सीमा में चरितार्थ होता है, जिसके लिए मनुष्य प्यासा है। ये सुसंस्कार अर्थात मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण जीवन प्रदायी प्रेरणा परंपरा ही मानवीय संस्कृति है, जो मनुष्य से मनुष्य को परंपरात्मक पद्धति से उपलब्ध होती है। उक्त सभी घटनाओं में प्रेरणा प्रदायी प्रक्रिया ही संस्कृति का आद्यांत कार्यक्रम है। इसी अर्थ सिद्धि के लिए ऐतिहासिक स्मरण एवं कला प्रदर्शन भी सहायक है। यही जीवन का चरितार्थता है। फिर से पढ़ रहा हूं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाएं गर्भ में आना, जन्म होना, नामकरण होना, शिक्षा, दीक्षा, विवाह, मृत्यु के रूप में द्रष्टव्य है। ये प्रत्येक घटनाएं मनुष्य में संस्कारों का निर्माण करती हैं, अर्थात मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन को स्थापित करती हैं। प्रत्येक मनुष्य गर्भावस्था से ही संस्कारभूत होने के लिए बाध्य है। जीवन एवं जीवन गति में संस्कार ही प्रत्यक्ष होता हुआ देखा जाता है। जीवन परिस्कृति के लिए संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक एवं अनिवार्य है। गुणात्मक परिवर्तन प्रक्रिया ही क्रियापूर्णता आचरण पूर्णता सिद्ध होती है। सुसंस्कार परिचय इसी सीमा में चरितार्थ होता है, जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य में प्यास है या मनुष्य प्यासा है। ये सुसंस्कार अर्थात मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्वक जीवन प्रदायी प्रेरणा परंपरा ही मानवीय संस्कृति है, जो मनुष्य से मनुष्य को परंपरात्मक पद्धति से उपलब्ध होती है। उक्त सभी घटनाओं में प्रेरणा प्रदायी प्रक्रिया ही संस्कृति का आद्यांत कार्यक्रम है। इसी अर्थ सिद्धि के लिए ऐतिहासिक स्मरण एवं कला प्रदर्शन भी सहायक है। यही जीवन चरितार्थता है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये तो बिल्कुल स्पष्ट है पैराग्राफ, है ना? हाँ भैया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सफलता ही चरितार्थता है। व्यक्ति में सफलता चारों आयाम के एक सूत्रता पूर्ण कार्यक्रम में है। फलतः समाधान एवं समृद्धि है। सामाजिक सफलता 10 सोपानी व्यवस्था की एकात्मकता है। फलतः सह अस्तित्व एवं अभयता है। ये सर्ववांछित सफलताएं मनुष्य में सुसंस्कार पद्धति प्रणाली एवं प्रक्रिया से होती हैं। ये सर्ववांछित सफलताएं मनुष्य में सुसंस्कार पद्धति प्रणाली एवं प्रक्रिया से होती हैं। संस्कारों का मूर्त रूप आशा, विचार, इच्छा एवं संकल्प के क्रियाकलाप ही हैं। यही अनुभव पूर्वक अर्थात अनुभव मूलक होकर मानवीयतापूर्ण व्यवहार में अवस्थित होते हैं। अनुभूति केवल मूल्यों में से के लिए ही है। मूल्य त्रय से अधिक कोई वस्तु व्यवहारिकता को प्रकट करने के लिए नहीं है। मूल्य त्रय अनुभूति ही व्यवहारिकता को सिद्ध करती है, ही प्रमाण है। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता निर्माण में सहायक होना ही संस्कृति का शुद्ध रूप है। मूल्यानुभूति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अनुभव विहीन क्षमता ही अजागृति है। अनुभव विहीन क्षमता ही अजागृति है, यही असामाजिकता है। मूल्य त्रयानुभूति योग्य क्षमता पर्यंत मनुष्य सामाजिक सिद्ध नहीं होता है, जबकि प्रत्येक मनुष्य सामाजिकता से परिपूर्ण होने के लिए त्रसित एवं इच्छुक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक मनुष्य या मानव जाति मानवीयता से परिपूर्ण होने की जो चिराकांक्षा है, उसके योग्य संस्कार अर्थात संस्कृति से
सब संबद्ध होने के लिए बाध्य हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक मनुष्य या मानव जाति मानवीयता से परिपूर्ण होने की जो चिराकांक्षा है, उसके योग्य संस्कार अर्थात संस्कृति से संबद्ध होने के लिए बाध्य है, जिसका प्रत्यक्ष रूप मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था है। फिर आगे है कि सांस्कृतिक विषमता ही प्रधानतः सामाजिक विषमता है। यही परिणामतः वर्ग एवं संघर्ष है। इससे मुक्त होने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। मानवीयता में ही समस्त प्रकार के वर्ग भावनाएं विलीन होती हैं। मानवीयता के बिना मानव सफल नहीं है। सफलता ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन परंपरा अर्थात संस्कृति में मानवीयता का समावेश होना ही सर्वमंगल एवं नित्य शुभोदय है। विकास योग कार्यक्रम से संपन्न होना ही गुणात्मक परिवर्तन है। यही मूल प्रवृत्तियों में विशिष्टता की स्थापना है। मूल प्रवृत्तियों की परावर्तन प्रक्रिया ही व्यवहार एवं उत्पादन में मधुरता है। चैतन्य क्रिया में भास आभास प्रतीति अवधारणा एवं अनुभूति होती है, न कि जड़ क्रिया में। अनुभव योग्य क्षमता का निर्माण ही गुणात्मक परिवर्तन की क्रमोपलब्धि है। अनुभव के बिना व्यवहार कुशल होना नहीं पाया जाता है। उत्पादन में भी अनुभव रहता है, व्यवहार में अनुभव प्रधान है। अभी सभी मूल्य अनुभव में ही प्रमाणित होते हैं। अनुभव प्रमाण ही क्रम से व्यवहार एवं प्रयोग में उद्घाटित होता है। अनुभव पूर्वक उद्घाटन व्यवहारिक एवं उत्पादन विनिमय। अनुभव पूर्वक उद्घाटन पूर्णतः सामाजिक सर्वदा समृद्धि एवं समाधान है। यह जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं ये पैराग्राफ को, इसके बाद हम लोग रुक भी सकते हैं। सांस्कृतिक विषमता ही प्रधानतः सामाजिक विषमता है। यही परिणामतः वर्ग एवं संघर्ष है। इससे मुक्त होने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। मानवीयता में ही समस्त प्रकार की वर्ग भावनाएं विलीन होती हैं। मानवीयता के बिना मानव सफल नहीं है। सफलता ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन परंपरा अर्थात संस्कृति में मानवीयता का समावेश होना ही सर्वमंगल एवं नित्य शुभोदय है। विकास योग कार्यक्रम से संपन्न होना ही गुणात्मक परिवर्तन है। यही मूल प्रवृत्तियों में विशिष्टता की स्थापना है। मूल प्रवृत्तियों की परावर्तन प्रक्रिया ही व्यवहार एवं उत्पादन में मधुरता है। चैतन्य क्रिया में भास आभास प्रतीति अवधारणा एवं अनुभूति होती है, ना कि जड़ क्रिया में। अनुभव योग्य क्षमता का निर्माण ही गुणात्मक परिवर्तन की क्रमोपलब्धि है। अनुभव के बिना व्यवहार कुशल होना नहीं पाया जाता। उत्पादन में भी अनुभव रहता है, व्यवहार में अनुभव प्रधान है। सभी मूल्य अनुभव में ही प्रमाणित होते हैं। अनुभव प्रमाण ही क्रम से व्यवहार एवं प्रयोग में उद्घाटित होता है। अनुभव पूर्वक उद्घाटन पूर्णतः सामाजिक सर्वदा समृद्धि एवं समाधान है। यही जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है। ठीक है। और कुछ? यहाँ रुके या एक पैराग्राफ और पढ़े? क्या करना? पैराग्राफ पढ़ सकते हैं भैया अभी? एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है अगर सबकी सहमति है तो अभी, है ना भैया? अभी ठीक 10 है, तो बजे एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। हाँ भैया। तो भ्रांत पद चक्र से देवपद चक्र में संक्रमित होते समय मनुष्य के संक्रमण का आधार केवल मानवीयतापूर्ण संस्कार एवं संस्कृति ही है।
भ्रांत पद चक्र से देव पद चक्र में संक्रमित होते समय मनुष्य के संक्रमण का आधार या मानव के संक्रमण का आधार केवल मानवीयतापूर्ण संस्कार व संस्कृति ही है। मानवीयता से परिपूर्ण हो जाना ही देव पद चक्र में अवस्थिति है। इस अवस्थिति के अनंतर मानवीय सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था से निरंतरता है। यह सर्व स्वर्गीयता है। इसे पाने के लिए ही अशेष मानव आतुर कातुर आकुल व्याकुल है। इसे सफल बनाने की दिशा में प्रथम शिक्षा, द्वितीय विधि, तीसरी व्यवस्था और चौथा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रमाण ही मानवीय संस्कृति की स्थापना है। मानवीय संस्कृति की स्थापना ही देव पद चक्र में संक्रमण पूर्वक पद स्थिति है। इससे सुस्पष्ट हो जाता है कि मानव प्रबुद्धता पूर्वक की मानवीयता एवं अति मानवीयता को सहज सुलभ कर लेता है। यही जागृति की गरिमा, नियति की अक्षुण्णता है। यही जीवन की सफलता है। भ्रांत पद चक्र से देव पद चक्र में संक्रमित होते समय मनुष्य के संक्रमण का आधार केवल मानवीयतापूर्ण संस्कार व संस्कृति ही है। मानवीयता से परिपूर्ण हो जाना ही देव पद चक्र में अवस्थिति है। इस अवस्थिति के अनंतर ही मानवीय संस्कृति, मानवीय सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था सहज निरंतरता है। यही सर्व स्वर्गीयता है। इसे पाने के लिए अशेष मनुष्य आतुर कातुर एवं आकुल व्याकुल है। इसे सफल बनाने की दिशा में प्रथम शिक्षा है, द्वितीय विधि है, तृतीय व्यवस्था है, चतुर्थ संस्कृति एवं सभ्यता का प्रमाण ही मानवीय संस्कृति की स्थापना है। इन सबको मिला के मानवीय संस्कृति की स्थापना बोला है। मानवीय संस्कृति की स्थापना ही देव पद चक्र में संक्रमण पूर्वक पद स्थिति है। इससे सुस्पष्ट हो जाता है कि मानव प्रबुद्धता पूर्वक ही मानवीयता एवं अति मानवीयता को सहज सुलभ कर लेता है। यही जागृति की गरिमा, नियति की अक्षुण्णता है। यही जीवन की सफलता है। इसलिए भ्रांति पद चक्र में समस्या का अभाव नहीं है। ठीक है। ठीक है योगेश भाई। हाँ भैया, मुझे लगता है ठीक है। यहाँ रुकते हैं। अभी भी अगर पैराग्राफ छोटा है तो एक और पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं। छोटा नहीं है, 1 पेज का है पूरा। अच्छा ठीक है। तो भैया जैसी आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पढ़ सकता हूं। अगर बाकी लोगों के समय की, बाकी मित्रों की सहमति है, मुझे लगता है 1 पेज पढ़ने में 3-4 मिनट, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। हाँ, लेकिन 10 बज गया है, कल भी पढ़ सकते हैं, है ना? ठीक है भैया, ठीक है। तो कल भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पिछले पैराग्राफ पढ़ लिया अपन ने। हाँ, आज अपन ने काफी पेज पढ़े हैं, है ना? पिछले पैराग्राफ को लेकर अगर किसी को कोई प्रश्न है तो उस पर चर्चा करें। हाँ, उस पर चर्चा करना ज्यादा ठीक। और हम लोग कल ये वाले पैराग्राफ से ही शुरू करेंगे। 146 का जो ये भ्रांति पद चक्र में समस्या का अभाव नहीं है। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है ना? ये नया पैराग्राफ है। हाँ, ये नया पैराग्राफ है। हाँ जी। ठीक है संदीप भाई, भास्कर भाई, जी भैया ठीक। योगेश भाई, सुशील महाजन जी। ठीक है। ठीक है भैया। महेश भाई, महेश जी। ठीक है जी। आज फाल्गुनी बहन नहीं थी क्या? फाल्गुनी बहन आज दोनों फाल्गुनी बहन। ठीक है, ठीक है। फिर कल अपन मिलते हैं। हाँ भैया। कल क्या संडे है कि आज संडे था क्या? आज संडे। आप आने वाले थे संडे को? कौन? मैं? योगेश भाई। हाँ भैया, आज जो है थोड़ा घर पे कुछ काम आ गया।